जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान की लास्ट अंतिम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 12वीं कक्षा के लिए मनोविज्ञान के 20 चैप्टर को अध्याय को पढ़ा है। आज हम लोग मनोविज्ञान के 21वां नंबर चैप्टर पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल। मतलब एक व्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए जो प्रमुख योग्यता या विशेषता होनी चाहिए, उसी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। उस कौशल के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है परामर्श एवं संप्रेषण। पहले हम लोग चर्चा करेंगे परामर्श क्या है। परामर्श क्या है? परामर्श जिसे अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग स्किल क्या है? काउंसलिंग कहते किसे हैं? तो साधारण बोलचाल की भाषा में जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसके कार्य में सफलता के लिए या गलत रास्ते पर काम कर रहा है, लेकिन काम करने की दिशा यदि उसकी ठीक ना हो, सही ना हो, तो साधारणतः उसे समझाया बुझाया जाता है कि आप काम को ऐसे करो, आपको सफलता मिल जाएगी। परामर्श कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कार्य को प्रारंभ करता है, कोई अच्छे लोग, वरिष्ठ या बुद्धिजीवी लोग उसके काम करने की तरीका को देखता है तो उसे लगता है कि जिस तरीके से वह काम कर रहा है दिशा गलत है। काम तो सही है, दिशा गलत है, करने का तरीका ठीक नहीं है। इस तरीका से यदि काम करे तो उसे क्या लगेगा? देर लगेगी। तो उसे समझाया बुझाया जाता है या समझाते बुझाते हैं, अब बताते हैं कि ऐसे काम करो, सफलता मिलेगी। इसे ही कहते हैं परामर्श, अंग्रेजी में काउंसलिंग। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि किसी को समझा बुझा देना परामर्श नहीं है। किसी को बता देना कि ऐसे चलो सफलता मिलेगी, यह परामर्श नहीं है। बल्कि परामर्श एक विशेष प्रकार की योग्यता है। परामर्श व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ एक विशेष प्रकार की कुशलता है जो गंभीर से गंभीर समस्याओं का निराकरण या समाधान कर देती है। परामर्श एक विधा है। परामर्श एक विधा है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर अंतर्निरीक्षण का गुण हो, ताकि जिसे वह परामर्श देने जा रहा है, जिसे वह सलाह देने जा रहा है, उसका अंतर्निरीक्षण कर सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, उसके भावनाओं को जान सके। क्योंकि जब तक परामर्शदाता परामर्श लेने वाले के भावनाओं को नहीं जानेगा, समस्याओं को नहीं जानेगा, उसके दिमाग को नहीं पढ़ेगा, उसके हृदय के बात को नहीं समझेगा, सही दिशा में उसे परामर्श नहीं दे पाएगा। तो परामर्श एक विशिष्ट प्रकार का कौशल है, एक विशिष्ट स्किल है जो किसी के दिशा और दशा को बदलकर उसके व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो परामर्श के तत्व कौन कौन है? परामर्श क्या है तो जान गए कि जीवन में सफलता के लिए
जीवन में सफल होने के लिए, कम समय में किसी काम को बढ़िया से करने के लिए या काम को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए हम किसी को सलाह देते हैं, तरकीब बता देते, वही तरकीब परामर्श या सलाह कहलाता है। प्रश्न है परामर्श का तत्व क्या है? तो परामर्श के कई तत्व हैं। परामर्श के पहला तत्व की बात करें, परामर्श के तत्व की बात करें तो परामर्श के तत्व में आ जाएगा कि सेवार्थी के विचारों को समझना। जो आपसे परामर्श लेने आ रहा है उसके विचारों को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना जाने आप सही परामर्श नहीं दे सकते। परामर्श का दूसरा तत्व है गोपनीयता और निजता। परामर्श का जो दूसरा तत्व है उसका नाम क्या है? गोपनीयता और निजता। जो आपसे सलाह लेने आ रहा है उसके बातों को आपको अपने अंदर निजी हृदय में दबाना पड़ेगा, उसके बातों को गोपनीय रखना होगा, उसको विस्तारित या फैलाना नहीं होगा। नहीं तो परामर्श लेने वाला हो सकता है कि वह मजाक का या हंसी का पात्र बन जाए। परामर्श स्वैच्छिक, परामर्श कैसी हो? स्वैच्छिक हो, किसी के दबाव में नहीं हो। क्योंकि परामर्श स्वैच्छिक होगा, दबाव में हो, स्वैच्छिक होगा तो अच्छा होगा, दबाव में दिया गया परामर्श सार्थक नहीं होगा। तीसरी बात करें तो परामर्श कायिक और वाचिक दो नहीं चाहिए, होनी चाहिए। वचन से भी परामर्श होनी चाहिए, कार्य से भी परामर्श होना चाहिए। तो ये है आपको परामर्श के आवश्यक तत्व। परामर्श की जो मुख्य बात है उसमें एक आता है प्रामाणिकता। एक नया बात आता है प्रामाणिकता। परामर्श की विशेषता होगी प्रामाणिकता। क्या है? तो आप किसी को जो परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, वह सलाह प्रामाणिक होनी चाहिए। यदि वह प्रामाणिक नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा, तो व्यक्ति आपसे सलाह लेने या परामर्श लेने नहीं आएगा। दूसरी विशेषता परामर्शदाता सकारात्मक सोच का हो। परामर्शदाता का एक विशेषता होनी चाहिए कि उसकी सोच सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं हो। सकारात्मक सोच होगा तो अच्छी होगी। परामर्श में तीसरी जो विशेषता होगी तदनुभूति। परामर्श की जो तीसरी विशेषता होगी क्या होगी? तदनुभूति। मन में होगा तदनुभूति क्या है? तो जिसे आप परामर्श देने जा रहे हैं, जिसे आप सलाह देने जा रहे हैं, उसके मन में जैसा दुख हो, दर्द हो, उसके दर्द को समझना पड़ेगा। क्योंकि परामर्श लेने वाले के दर्द को, दुख को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप परामर्श नहीं दे पाओगे। तो परामर्श देने के लिए जरूरी क्या है कि आपके अंदर तदानुभूति का गुण हो। जैसे किसी के पैर में पीड़ा हो रही है तो पीड़ा का एहसास कैसा होता है? तो कभी आपने ऐसा पीड़ा झेला हो, कष्ट झेला हो, तब जाकर के कष्ट के कारण को समझ सकते, अन्यथा नहीं समझ सकते। उसको सहानुभूति। परामर्श का एक और विशेषता है कि सहानुभूति। जिससे आप परामर्श देने जा रहे हैं, जिसको आप सलाह देने, उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति होनी चाहिए। क्योंकि बिना सहानुभूति के, अगर सहानुभूति नहीं होगी उसके प्रति, तो आप अच्छा परामर्श नहीं दे सकते। अंत में आएगा दूसरा जो टॉपिक मेरे पास आएगा परामर्श के बाद, संप्रेषण की बात करें। हम इसको संचार भी कर सकते हैं। संप्रेषण क्या है? तो संदेशों का आदान प्रदान। संचार क्या है? तो संदेशों या सूचनाओं का आदान प्रदान संचार या संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण क्या है? तो संदेशों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। और आपको बता दें कि संप्रेषण का, संचार का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि संप्रेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही, संचार की प्रक्रिया के द्वारा ही
हम एक दूसरे के कौशल को, एक दूसरे के स्किल को, एक दूसरे की विशेषता को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। तो संप्रेषण या संचार क्या है? तो संदेशों का, विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण या संचार कहलाता है। संप्रेषण का, संचार का मानव के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संप्रेषण वह विधा है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की बातों को समझते या समझने या जानने का प्रयास करते हैं या समझ पाते हैं। मन में एक बात होगी, तो संप्रेषण की विशेषता क्या है? संचार की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है संप्रेषण का? विशेषता क्या है संचार का? तो संप्रेषण या संचार की विशेषता है कि संप्रेषण निरंतर होनी चाहिए। संप्रेषण की क्रिया यदि निरंतर न होगी तो हो सकता है कि वह प्रभावी संचार न हो। दूसरा, संप्रेषण के लिए जरूरी है कि हमारा मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क गतिशील होनी चाहिए। मानव का मस्तिष्क यदि गतिशील नहीं होगा तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। व्यक्ति से संपर्क, संप्रेषण की एक विशेषता है कि आपको व्यक्ति से संपर्क होनी चाहिए। यदि व्यक्ति से संपर्क नहीं होगा तो आप संप्रेषण या संचार नहीं दे सकते। संप्रेषण जो होते हैं या संचार जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंतर्वैयक्तिक, संचार, दूसरा अंतरावैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक मतलब दो व्यक्ति से बात करना, दो व्यक्ति से, अपने आप से। अंतर्वैयक्तिक मतलब संप्रेषण संचार के दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। पहला अंतर्वैयक्तिक संचार और दूसरा अंतरावैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक क्या है? अंतर मतलब दूसरा, आप वार्तालाप कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से। यदि दूसरे व्यक्ति से हम वार्तालाप करें, संचार करें, बात करें, दो व्यक्ति यदि आपस में वार्तालाप करें, संप्रेषण करें, बातों का, विचारों का आदान प्रदान करें, तो इसको हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति यदि अपने आप से बात करे, अपने ही विचारों का अपने अंदर ही आदान प्रदान करे, इसको हम अंतरावैयक्तिक संचार के नाम से जानते हैं। संप्रेषण के लिए सबसे जरूरी जो तत्व है, संप्रेषण के जो आवश्यक तत्व है वो होनी चाहिए भाषा। संप्रेषण के आवश्यक तत्व में नंबर 1 में क्या होगा? भाषा। संप्रेषण के लिए सबसे बहुत जरूरी है कि आपकी जो भाषा हो वह भाषा कैसी हो? स्पष्ट हो, मधुर हो और सरल हो। संप्रेषण के लिए भाषा सबसे पहले बात आती है। तो आप संप्रेषण, अपने संदेशों का आदान प्रदान अच्छा से तब कर पाएंगे जब आपकी भाषा स्पष्ट हो, वक्ता जो बोलता हो वह स्पष्ट बात श्रोता तक पहुंचे, मधुर हो, कर्कश बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्कश कर्ण प्रिय नहीं होता है। मधुर आपकी बात हो और सरल हो, मतलब जिसे सभी लोग आसानी से समझ या जान सके। दूसरा, संप्रेषण के लिए भाषा, दूसरा हो श्रोता। जो सुनता हो, बात को सुनता हो, समझता हो या सुनने की कोशिश कर, श्रोता कहते हैं। संप्रेषण के लिए दूसरा विशेष जो तत्व है वह श्रोता होनी चाहिए। यदि श्रोता नहीं होगा तो बेवजह किससे कुछ बात आप कह पाओगे। तो श्रोता का होना जरूरी है और श्रोता या श्रवणकर्ता सक्रिय हो। तीसरा, ध्यान। संप्रेषण का तीसरी विशेषता है ध्यान। जो बोलते हैं, सामने वाला आपकी बात को ध्यान से, गौर से समझता हो, तब जाकर के संप्रेषण होगा। प्रश्न होगा कि श्रवण कौशल को कैसे सुधारा जाए। कुछ बच्चे होते हैं जो अक्सर ये प्रश्न करते हैं, अक्सर ये बात करते हैं, बोलते हैं कि क्लास में, कक्षा में
कुछ देर तो ठीक, लेकिन कुछ मिनट के बाद, 10 या 15 मिनट के बाद ध्यान भंग होने लगता है, ध्यान टूटने लगता है, मन स्थिर नहीं रह पाता है। तो मन को स्थिर कैसे करे ताकि संप्रेषण अच्छा से हो? श्रवण कौशल को सुधारने के तरीके कौन कौन से होने चाहिए? आप श्रवण कौशल को कैसे सुधार सकते हैं? तो आपको बता दें, पहली बात, श्रवण कौशल को सुधारने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना पड़ेगा। अक्सर क्लास से बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, अरे हमको तो समझ में आया ही नहीं। बात को गौर से 1 बार 2 बार 3 बार सुनने का प्रयास करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। 1 बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार नहीं समझ में आया, तीसरी बार। जल्दीबाजी नहीं कि सबको 1 बार में ही समझ में आ गया, हमें क्यों नहीं आया। नकारात्मक नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि उस बातों को पुनः दोहराना है, बार बार सुनना है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, दूसरा धैर्य बना के रखना है। दूसरी बात है वैमनस्यता। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, यदि आपको समझ में आ जाती है तो आप धैर्य बना के रखें, वैमनस्यता की भावना अपने अंदर विकसित ना होने दे। हो सकता है कोई बच्चा उसी बात को 3 बार में समझता हो, 4 बार में समझता हो, इससे आपको भी तो लाभ होगा ना। आप 1 बार में समझे हैं, लेकिन 2-3 बार उसी बात को कर लेंगे तो और उसकी स्मृति, वह और आपके स्मृति में अस्थायी रूप से क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तीसरा, विचारों का खुलापन। यदि बात आप समझ पा रहे हो तो अपने विचार को खुला बना के रखें, उसको शेयर करें, दूसरे के सामने खोले। तो संप्रेषण के लिए जरूरी है विचारों का खुलापन होना। और किसी बात में संदेह हो, किसी विचार में संदेह हो, उसे स्पष्ट बोले, अपने अंदर दबा के ना रखें, तो ये आपका ज्यादा विकास होगा। तो ये रहा आपका साइकोलॉजी। चूंकि अब परीक्षा निकट होते जा रहा है, तो अब से हम लोग पुनः प्रारंभ करते हैं। सारे विषय को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर परिचर्चा करना कल से शुरू कर देंगे, और इस क्रम में देखिए आपको लागू उठाएंगे। कल से नया विषय जो 2021 फरवरी माह में परीक्षा होने वाली है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।